जो लास्ट टाइम आप टॉपिक कर रहे थे अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, आज उसके न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ड्रॉ कर ली थी, हमने एक दो न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किए थे, तो आज हम इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे हैं। एक देखो, स्टेटमेंट ये है, जो वेरिएबल स्टेटमेंट बन सकती है वो मैं आपको सारे न्यूमेरिकल करा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अ जिंक रोड is dipped in 0.1 molar zinc sulfate solution. A zinc rod is dipped in 0.1 molar zinc sulfate solution. The salt is 95% dissociated. The salt is 95% dissociated at this dilution at 298 Kelvin. Calculate its electrode potential. आपको क्या फाइंड करना है? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इट इज गिवन दैट ई नॉट फॉर जिंक प्लस 2 जिंक इज -0.76 वोल्ट। ये स्टेटमेंट है भाई हमारे पास। अब देखो, ये हाफ सेल का एग्जांपल है, ठीक है। अब इस केस के अंदर उसने हमारे को ये कह रखा है कि एक जिंक रोड है जिसको हमने इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है। अगर मैं आपको पिक्चराइज करके बताऊं तो वो कुछ ऐसे कह रहा है कि यहां पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसकी वो कंसंट्रेशन कह रहा है 0.1 मोलर है, ठीक है। और इसके अंदर वो क्या कर रहा है? जिंक की रोड को डिप कर रहा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड बन गया। अब देखो, वो हमारे को कह रहा है कि इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करो, ठीक है। तो भाई अगर मैं इसकी रिडक्शन की रिएक्शन बनाता हूं तो देखो, Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे? Zn सॉलिड, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब E of Zn+2 to Zn is equal to E naught of Zn+2 to Zn minus 0.0591 upon n log Q। यही इक्वेशन बनती थी हमारे पास। अब देखो, ये वैल्यू उसने हमारे को बता रखी है कि ये वैल्यू किसके इक्वल है? -0.76 वोल्ट के। n की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है? 2। अब हमने ये वैल्यूज यहां पुट करनी है, तो देखो, -0.76 माइनस 0.0591/2 log Q, प्रोडक्ट Zn सॉलिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 की पावर 1। अब प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन को हमेशा हम कितना रखते हैं? 1। अब इस केस के अंदर हमें क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2। ये कितनी आएगी? अब हम ये पहले देख लेते हैं। अब देखो, उसने हमारे को ये कहा है कि जो सॉल्ट है, जिंक सल्फेट जो है, ये टूट रहा है। ये जब टूटता है तो क्या बनता है? एक Zn+2 बनता है और एक SO4 2 नेगेटिव बनता है। ये हमारे पास इसने, ये जब सॉल्ट टूटता है तो ये रिएक्शन होती है। भाई अगर इसका 1 मोल हम लेके चलें तो जब ये 1 मोल टूटेगा तो ये 1 मोल बनेगा, और ये 1 मोल बनेगा कब? जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। जब उसने हमारे को ये कह रखा हो कि ओल्ड सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड,
जब सोल्ट पूरा टूटा हुआ है तो उस टाइम पे जब इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी कितना बनेगा, 1 मोल। ठीक है, अब वो हमारे को ये कह रहा है कि द सोल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन एट 298 केल्विन। जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन उसने हमारे पास कितनी ले रखी है, 0.1 मोलर। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बता रखा है हमारे को कि अ जिंक रोड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये इतनी कंसेंट्रेशन थी लेकिन ये सारी नहीं टूट रही, वो हमारे को ये कह रहा है कि द सोल्ट इज 95% डिसोसिएटेड एट दिस डाइल्यूशन। तो वो हमारे को ये कह रहा है कि इतनी कंसेंट्रेशन पे जो सोल्ट की ब्रेकेज है वो कितनी है, 95% है। मतलब पूरा नहीं टूटेगा, कितना टूट रहा है, 95%। तो इसका हम क्या करेंगे, अब देखो ये तो होगी टोटल कंसेंट्रेशन, लेकिन जो एक्टिव है दैट इज विच विल ब्रेक, मतलब जो कंसेंट्रेशन ब्रेक करेगी, अगर वो कंसेंट्रेशन हम देखें तो इसकी कितनी है, 95% है। तो 0.1 इंटू 95/100, इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 95/1000 विच इज इक्वल टू 0.095। तो अब इस केस के अंदर ये इसकी एक्टिव कंसेंट्रेशन है, ये इसकी एक्टिव कंसेंट्रेशन है, मतलब सोल्ट जो है इतना ब्रेक करेगा। अब अगर ये सोल्ट इतना टूट रहा है, देखो 1 मोल से 1 मोल बनता है, इतने मोल से जिंक +2 भी कितना बनेगा, 0.095 मोल, और यही हमें चाहिए था। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जो कंसेंट्रेशन है, इस ब्रैकेट का मतलब जो है वो होता है मोल पर लीटर, नथिंग एल्स। आपको जब भी कंसेंट्रेशन निकालनी है, मोल पर लीटर ऑफ एक्टिव कंसेंट्रेशन, मतलब दैट अमाउंट विच विल ब्रेक ड्यूरिंग डिसोल्यूशन और ड्यूरिंग डाइल्यूशन। ठीक है, तो अब Zn+2 की कंसेंट्रेशन यहां से कितनी आनी चाहिए भाई, 0.095 मोलर, दैट इज मोल पर लीटर। सो ऑन सॉल्विंग -0.76 माइनस 0.0591/2 इंटू log 1/0.095। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वैल्यू को सोल्व करना है। ठीक है, तो जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो अब फिर वही वापिस से जो हमने लॉग वाले लॉजिक यूज करे थे, आपने ध्यान रखने हैं कि आप यहां पे लॉग वैल्यू को अलग से सोल्व कर लो। log 1/0.095 जो है ये किसके इक्वल आ रहा होगा, log 1000/95 के। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे जब सोल्व करते हैं तो log 1000 माइनस log 95 log 10³ माइनस log 95। ठीक है, अब इस केस के अंदर ये तो क्या आ जाएगा, 3 log 10 माइनस log 19 इंटू 5, या आप ऐसे करो, इसको ना ऑलमोस्ट हम 100 मान के चलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। तो log 100 की वैल्यू 10⁻² करें तो कितना आ रहा होगा, log 2। तो 3 माइनस 2 से थोड़ी सी कम, तो मतलब कुछ 1.96 या 97 आ रहा होगा, तो 1.04 अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी आ रही होगी। ठीक है, अब इस केस के अंदर ये वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर निकल जाएगा। विदाउट लॉग टेबल आप अप्रोक्सीमेट आंसर ही निकाल पाओगे, 0.0591/2 इंटू 1.04, 0.52
और आप आगे सोल्व कर सकते हो, दोनों माइनस की वैल्यू आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रोड पे जब रिडक्शन हो रहा होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव, एंड विच इज -0.79021 वोल्ट। आप सोल्व करके देख लेना, जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का वो ये आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कराने का बेसिक मोटो ये था कि आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू पुट दैट एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, आपको कोई भी कंसंट्रेशन नहीं रखनी। ठीक है, देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि 0.1 मोलर K2Cr2O7 एक तो उसने हमारे को ये कह रखा है और साथ में ये कह रहा है कि 0.2 मोलर क्रोमियम+3 and concentration of H plus is 1 into 10 की पावर -4 मोलर। तो वो कह रहा है कैलकुलेट हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ रिएक्शन। उसने वो कह रहा है कि हाफ सेल निकालना है, हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है, और उसने रिएक्शन बता रखी है Cr2O7 2 नेगेटिव 14H प्लस कन्वर्ट होके 2 क्रोमियम+3 बना रहे हैं और साथ में बन रहा है 7H2O लिक्विड। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए ये हाफ सेल रिएक्शन है, इसके लिए उसने कंसंट्रेशन बता रखी है और वो कह रहा है कि हाफ सेल का आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। अब इस केस के अंदर सबसे पहले तो देखो E ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस रिएक्शन में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी चेंज हो रही है। अगर पहले हम यहाँ पे फाइंड करें तो इसकी को x मान लेते हैं, कितने हैं ये 2, तो 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ क्रोमियम आ गया +6। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम कितना है +3। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कितनी हो रही है, तो भाई ये +6 से जा रहा है +3, तो एक क्रोमियम पे जो चेंज है वो है 3 का। देखो +6 से कितना गया +3, तो मतलब क्या है कि एक क्रोमियम +6 वाला 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, क्रोमियम +3 बनाता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे इस पूरे आयन में कितने क्रोमियम है, 2 हैं। इसके अंदर कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है यहाँ पे। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्रोमियम +6 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, 2 क्रोमियम +3। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही होगी अपने पास, 6 आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6। तो E4 Cr2O7 2 नेगेटिव 2 Cr+3 क्रोमियम +6 से +3 रिडक्शन है E04 Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr+3 माइनस 0.0591 बाय n log। अब देखो जब हम इसके लिए क्यू लिखते हैं तो अब कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम +3 की पावर 2, आगे नंबर 2 है ना, तो पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड की पावर 7। अब देखो ये है प्योर लिक्विड,
और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 होती है। तो ये फैक्टर तो 1 हो जाएगा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 14। देखो आगे नंबर कितना है, 14 है। कंसंट्रेशन ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव की पावर 1। तो भाई ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब देखो उसके बाद उसने हमारे को क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू बता रखी है और वो कह रहा है कि जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.33 वोल्ट है। ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। ये CBSE 2011 का क्वेश्चन है और उसके अंदर उसने हमारे को पोटेंशियल की वैल्यू पहले से ही बता रखी है। ठीक है, तो अब बाकी वैल्यूज पुट कर दो तो 1.33 माइनस 0.0591/2 लोग। अब देखो क्रोमियम +3 की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.2। तो क्या हो जाएगा 0.2 की पावर 2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी है, 1 × 10 की पावर -14। तो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 है, ऊपर होल पावर कितनी है 14 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cr2O7 कितनी है 0.1। तो क्या आ जाएगा 0.1 की पावर 1। देखो उसने यहाँ पे सोल्ट के डिसोसिएशन को मेंशन ही नहीं कर रखा। अब उस पहले जो हमने क्वेश्चन करा उसमें लिखा हुआ था कि जो सोल्ट है वो 95% टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन मान लेंगे। सो ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन ये जब टूटेगा, जब K2Cr2O7 टूटता है तो दो K+ बनेंगे और साथ में एक Cr2O7 2 नेगेटिव बनेगा। तो ये जो Cr2O7 2 नेगेटिव है वो 1 बन रहा है, तो कंसंट्रेशन ये भी यही रहेगी। अब आप इसको सोल्व कर दो, 1.33 माइनस 0.0591/2 लोग। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/10, तो 2/10 का स्क्वायर, तो 2/10 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4/100 इंटू, इसको जब सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -56। ठीक है, उसके बाद 0.1 है तो 1/10 करेंगे, तो इंटू 1/10 करोगे तो ये ऊपर जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। अब ये 10 की पावर +1 है, ये -56 है, तो क्या बचेगा -55, जो ऊपर जाके क्या हो रहा होगा प्लस हो रहा होगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या बचेगा 1.33 माइनस 0.0591/2 लोग 4 × 10 की पावर 55। हमारे पास ये टर्म बच रही होगी। ठीक है, तो अब आप आगे कैलकुलेशंस कर सकते हो जैसे हम पहले कर रहे हैं। अब देखो 1.33 माइनस 0.0591, सॉरी यहाँ n की वैल्यू 6 है भाई, n की वैल्यू ये हमने फाइंड करी थी, ये 6 आएगी, तो यहीं पे ही लिख लेना ये। अब देखो बाय 6 log 4 × log 4 प्लस log 10 की पावर 55, ये साइड वाले फैक्टर को सोल्व कर लो। तो 1.33 माइनस 0.0591/6 इंटू log 4 की वैल्यू 0.6 प्लस 55, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1.33 माइनस 0.0591/6 इंटू 55.6। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 6 कर दो, तो आप सोल्व कर लेना। एंड आफ्टर सोल्विंग जो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर आंसर आ रहा होगा, आंसर की वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी 0.76 वोल्ट। आप कैलकुलेशंस करके देख लेना, यहाँ पे आ जाएगा भाई 0.76 वोल्ट। अप्रोक्सीमेट जो आंसर है वो यही आ रहा होगा। आपको ये क्वेश्चन कराने का बेसिक मोटो ये था कि आपको
कैसे किसी भी क्वेश्चन का n फाइंड करना है, हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर एनी रिएक्शन। आपको आयन दे रखा है, अगर उसमें एक से ज़्यादा एटम है तो यू हैव टू सी number of atoms in a single ion and then you have to find the total change in an ion, single ion. So for this question the answer is 0.76। तो जो हमारी वेरिएबल टाइप बनती है क्वेश्चन की, उसके अंदर एक क्वेश्चन का पार्ट ये भी हो सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसमें, जहाँ पे आपको वैल्यूज फाइंड करनी है कुछ। उसने हमारे को ये सेल बना के दिया हुआ है, टिन सॉलिड, टिन +2, 0.004 मोलर, साथ में सोल्ट ब्रिज बना रखा है, साथ में उसने बता रखा है कि H+ जो है वो 0.02 मोलर है, और फिर साथ में उसने हमारे को ये कह रखा है कि जो H2 है वो गैसियस है और उसका जो प्रेशर है वो 1 बार है। और इसमें वो हमारे को ये कह रहा है राइट सेल रिएक्शन, आपको इस क्वेश्चन की सेल रिएक्शन लिखनी है, एंड फाइंड EMF ऑफ सेल, और आपको इस सेल का EMF फाइंड करना है। एंड इट इज गिवन दैट E0 फॉर टिन +2 टू टिन इज -0.14 वोल्ट। ये उसने हमारे को क्वेश्चन कह रखा है। तो देखो अब सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो दो बराबर वाली लाइन होती हैं ये इंडिकेट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को। अब देखो इस सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड पे हमें क्या दिख रहा है, एनोड। इसके लेफ्ट साइड पे क्या होता है, एनोड। राइट साइड पे क्या है, यहां पे कैथोड। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, उसकी रिडक्शन की रिएक्शन आप लिख दो। तो इस केस के अंदर जब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं तो टिन सॉलिड जो है ये चेंज होगा टिन +2 एक्वस में, और साथ में क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा। ये होगी ऑक्सीडेशन हाफ। अब इसके बाद अगर हम रिडक्शन की रिएक्शन बनाए तो देखो ये ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे, H2 गैस। ठीक है, अब इस केस के अंदर ये हमारा हो गया रिडक्शन हाफ। अब सबसे पहले उसने हमारे को पूछा कि नेट रिएक्शन क्या होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। जो आपके पास नेट रिएक्शन बन रही है वो ये होगी, टिन सॉलिड 2H+ एक्वस को एक्सेप्ट के साथ रिएक्ट करके टिन +2 बनाएगा एक्वस, और साथ में क्या बन रही होगी, H2 गैस। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद वो हमारे को ये कह रहा है कि फाइंड EMF ऑफ सेल। आपको क्या निकालना है, इस सेल का EMF निकालना है। तो देखो EMF के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो E ऑफ सेल जो है वो इक्वल होता है E0 ऑफ सेल -0.0591/n log क्यूब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि हमारे को इसमें E0 ऑफ सेल चाहिए, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0 ऑफ सेल। तो भाई जब आप E0 ऑफ सेल फाइंड कर रहे हो तो E0 ऑफ सेल के लिए फॉर्मूला लिखा था विच इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब इस केस के अंदर अब देखो जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड,
और जहां पे रिडक्शन होता है वो क्या होता है? कैथोड। ठीक है, तो हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है स्टैंडर्ड की? 0। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि E0 फॉर H+2H2 इज 0 वोल्ट। ठीक है, एंड E0 फॉर टिन +2 टू टिन, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये -0.14 वोल्ट है। तो अब इस पे रिडक्शन हो रहा है तो ये वैल्यू होगी कैथोड की, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये वैल्यू होगी किसकी? एनोड की। अब आप वैल्यूज रख दो तो E0 ऑफ सेल जो है वो कितना आ रहा होगा? ये 0 माइनस -0.14 वोल्ट विच इज इक्वल टू 0.14 वोल्ट प्लस का। तो इसकी ये जो क्वेश्चन है इसकी E0 ऑफ सेल की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब हमने करना क्या है? हमने E ऑफ सेल फाइंड करना भाई इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो E ऑफ सेल फाइंड करने के लिए E0 ऑफ सेल की वैल्यू कितनी है? 0.14 माइनस 0.0591 बाय, देखो ये हमने बैलेंस करी थी रिएक्शन, बैलेंसिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 log। अब क्यों लिखना है हमने? ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो क्या आ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ टिन +2 की पावर 1 इंटू कंसंट। अब देखो साथ में H2 गैस है, गैस का क्या लिखते हैं? प्रेशर। तो साथ में क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ टिन सॉलिड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब देखो यहां पे जो आगे नंबर है वो क्या है? 2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी? 2। टिन सॉलिड, कोई भी सॉलिड की कंसंट्रेशन को आप कितना लिखते हैं? 1 लिखते हैं हमेशा। तो अब इसके बाद 0.14 माइनस 0.0591 बाय 2 log। अब इसमें टिन +2 की कंसंट्रेशन देखो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, सेल के नीचे उसने लिख रखा था कि टिन +2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.004 मोल। तो यहां पे आप ये रख दो 0.004, इसकी पावर 1 है। फिर मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि जो गैस का प्रेशर होता है वो हम उसको एज इट इज रखते हैं, तो 1 अपॉन सॉलिड की कंसंट्रेशन 1, कंसंट्रेशन ऑफ H+, देखो क्वेश्चन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H+ की वैल्यू कितनी है? 0.02, तो दैट इज 0.02 की पावर कितनी आ जाएगी? 2। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो भाई 0.14 माइनस 0.0591 बाय 2 log 0. अब देखो 0.004 है, तो इसका मतलब है आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4/1000। 3 है ना, तो यहां पे ये बनेगा इनटू, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/100, 2 बार लिख लेता हूं मैं इसको, इंटू 2/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसल। अब नीचे तो जीरोस कैंसिल हो चुकी हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब 0.14 माइनस 0.0591 बाई 2 log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो 0.0295। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.140 0.0295 तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 0.1205 वोल्ट के आसपास होगा। तो जो भाई हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो 0.1205 के अराउंड आएगा आपके पास। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आप देख लेना माइनस या प्लस सही से सोल्व हुआ है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो आंसर इतना ही आ रहा होगा। अब इसके बाद अब हम यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी
ये हमने यहाँ पे एक हासिल लिया था तो ये 1 आएगा, तो ये 11.05 आ रहा होगा, बाकी सारा सही है। तो 0.1105 वोल्ट। तो जो प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन था उसका आंसर आपके पास ये आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो, आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको रिएक्शन बनानी है उसकी। ठीक है, रिएक्शन बनाने के बाद फिर आप क्वेश्चन को सोल्व करो। जो सॉल्ट ब्रिज बता रखा है, सॉल्ट ब्रिज के हिसाब से उसकी रिएक्शन लिख दो। लेफ्ट साइड पे एनोड, राइट साइड पे कैथोड, और आप रिएक्शन बनाओगे। ई नोट नहीं बता रखा सेल का, तो ई नोट फाइंड करोगे और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक आप रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।